सबका बीमा सबको बीमा 2047 तक कैसे संभव होगा, इसी सवाल के साथ आज के कार्य इस सेगमेंट का जो है आगाज करते हैं। और राजीव सर, आपसे शुरुआत करते हैं। अब खासतौर से हमने अभी सर्वे में देखा मनी 9 के कि 53% लोग ऐसे हैं, यानी आधे से ज़्यादा आबादी के पास आज़ादी के इतने साल के बाद भी बीमा नहीं है। अब आवाज़ आ रही है? सही जी। आज़ादी के इतने साल के बाद भी आधी आबादी से ज़्यादा आबादी ऐसी जिनके पास किसी तरह का कोई बीमा नहीं है। ऐसे में 2047 तक सबको बीमा कैसे संभव होगा? मुझे लगता है कि पिछले एक डिकेड में जो जर्नी बीमा कंपनियों ने तय की है, उसे क्लियरली पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी स्पेस बड़ा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इतनी ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं जितना टियर 1 में पहुँचे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर कैसे रीच किया जाए उसकी स्ट्रैटेजी बनाना है। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ जिन्होंने पिछले एक डिकेड में कम से कम इतनी विजिबिलिटी क्रिएट की है बीमा के बारे में। उसका नाम पॉलिसी बाज़ार है, और उससे हमने बीमा की इम्पोर्टेंस को जताया है। पर आज भी हम चाहेंगे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मिसेस घोष बैठी हुई हैं, वो भी हमारे बड़े पार्टनर हैं। हम चाहेंगे इंश्योरेंस पार्टनर्स के जरिए हम स्ट्रैटेजी ये बनाएं कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में हम लोग कैसे पहुँचें। अभी हम पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं हैं, वहाँ पर हैं, पर 100 करोड़ पॉपुलेशन लिव्स इन टियर 3 सिटीज़। सो इंश्योरेंस फॉर ऑल तभी पॉसिबल होगा जब हम उनको कन्विंस कर पाएँ कि इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है, चाहे वो सेविंग्स के लिए हो, चाहे ज़रूरतमंद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो। क्योंकि आज सबसे पहले मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है बिफोर लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि मोर देन 65% ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर टुडे कम्स आउट ऑफ पॉकेट। इससे जो लोग गरीब रेखा के ऊपर भी हैं, वो भी गरीब रेखा के नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये काम सभी इंश्योरेंस कंपनीज का, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मिलजुल के है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मैं बड़े शहरों में ऑफिस खोलूं, पर जैसे जैसे हम छोटे शहरों में जाएंगे उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो उनके काम करेंगे। मुझे लगता है ये अगले 10-15 साल में काम बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है 2047 तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले शायद हम लोग ये लक्ष्य तय कर पाएँ। चलिए, आपने उम्मीदें रखी हुई हैं तो मान के चलते हैं कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी आपके पास। लेकिन कुछ एक खामियों की बात करते हैं, और शनाई घोष जी आपसे जानना चाहेंगे। एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से हमने देखा हाल फिलहाल के दिनों में लोगों के क्लेम काफ़ी ज़्यादा आए, उसके चलते हमने री इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या ये मान के चलें कि अफोर्डेबल जो है इंश्योरेंस, जो है अफोर्डेबल बीमा, ये अब एक सपना हो गया है क्या? आगे आने वाले समय में क्या और कीमतें बढ़ेंगी और इस वजह से ही लोग थोड़ी सी दूरी बना के चल रहे हैं? पहले बीमा एक कैच ऑल वर्ड है, लेकिन बीमा के अंदर कई तरह के बीमा आते हैं, तो ये साफ कर देना ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं कि लोग किसी के पास बीमा नहीं है, या इतना अंडर इंश्योर्ड है, या कॉस्ट बढ़ रही है, री इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। ब्रॉडली अगर आप देखें कंट्री में 4-5 तरह के बीमा है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे राजीव जी ने बोला बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरा व्हीकल इंश्योरेंस है, चौथा क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल बीमा योजना है, और पांचवा है प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस। अगर हम ब्रॉडली बोले, इसके अलावा कई सारे इंश्योरेंस है जो देशों में बिकते हैं, हमारे इधर इतना नहीं बिकता। लेकिन ये अगर बोले, पर्सनल एक्सीडेंट भी एक है, ये अगर बोले, ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हैं। अगर हम बीमा के कॉस्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में बोल सकती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं इतना जानती हूँ, जो मुझे समझ में आया है कि कोविड के टाइम पे जो लाइफ क्लेम्स आए थे, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है। बीमा के बारे में एक बात समझना चाहिए कि बीमा एक्चुअरीज इसको प्राइस करते हैं, उनका अजम्पशन होता है कि इतने सारे क्लेम्स आएंगे, इतने लोग बीमा लेंगे, इतना सारा क्लेम आएगा, ये वैल्यू होगी, तो इस वजह से हमारी प्राइस ये होगी। अगर आप टर्म इंश्योरेंस का प्राइस देखेंगे, पिछले 15 साल में काफ़ी घट गया था। जो टर्म इंश्योरेंस की प्राइस इनिशियल 2000 के डेकेड में थी, उससे 2015 में काफ़ी कम हो गई थी। सो जो बेनिफिट्स थे मोर्टेलिटी इम्प्रूवमेंट के, हमने सब ले लिए। सडनली 1-2 साल में वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। उस वजह से ऑटोमेटिकली सम री इंश्योरेंस रेट्स डिड बिकम हायर, लेकिन वो अभी करेक्ट भी हो रहे हैं। एक तरफा डायरेक्शन नहीं है,
ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हो गया तो उसकी वजह से वो मोर्टेलिटी रेट्स चेंज हो गए। सो आई वुडंट से दैट बीमा का रेट नीचे नहीं आएगा, एक्सपीरियंस बदलेगा वो रेट भी नीचे आएगा। इंश्योरेंस इज़ अ वेरी कम्पेटिटिव फील्ड, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, हम हमेशा एक दूसरे से मार्केट शेयर लेने की कोशिश करते हैं और हम मार्केट बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। इंडिया बीइंग सच अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, प्राइसेस नीचे आएंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में भी यही हो रहा है, लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो वन ऑफ द बिग रीजंस दैट हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े हैं इज़ बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ हैज़ गॉन अप, हेल्थ केयर हैज़ गॉन अप। अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन देखें वो रेगुलर इन्फ्लेशन के डबल है, राइट, मोर देन डबल है। इफ़ दैट इज़ गोइंग अप देन हाउ कैन वी नॉट इंक्रीज, दैट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन प्रीमियम्स, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। बट देर आर टू अदर थिंग्स दैट इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं जाकि ये प्राइसिंग कम हो जाए। एक तो जितने ज़्यादा लोग आ जाए बीमा में तो कॉस्ट स्प्रेड होता है, तो उससे प्राइसिंग कम होता है। दूसरा टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली टू रिड्यूस कॉस्ट एंड दैट इज़ वन बिग एक्सेलरेटर। कोविड के बाद बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इंश्योरटेक वगैरह की वजह से कॉस्ट कम हो रहे हैं। सो चलिए, आपने कहा कॉस्ट कम हो रही है और आप दोनों का फोकस ओवरऑल बीमा के सवाल से स्वास्थ्य बीमा की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। सर राजेंद्र सर, क्या जीएसटी एक वजह है कि स्वास्थ्य बीमा की कीमतें, एक तो मैम ने बताया कि क्योंकि कीमतें जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ रही हैं तो निश्चित रूप से प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन क्या जीएसटी आने के बाद से आपको लगता है प्रीमियम और बढ़ा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अगर कॉर्पोरेट बीमा नहीं मिलता है, कंपनी की तरफ से बीमा नहीं मिलता है, तो खुद का बीमा लेने से थोड़ा सा संकोच करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीएसटी कॉस्ट बढ़ाने की वजह नहीं है, जीएसटी से प्रीमियम बढ़ता ज़रूर है, पर सबसे बड़ा कारण जीएसटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण नॉलेज कि मैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदूं। जैसे इन्होंने बताया अभी कि इंश्योरेंस के कॉस्ट कई रीजंस की वजह से बढ़ते हैं, पर हेल्थ इंश्योरेंस में जहाँ मैडम एमडी भी हैं जूनो की, वहाँ पर वैल्यू ऐड भी काफ़ी हुआ है। मेरे खुद का एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि जब मैं इंश्योरेंस खरीदता था 9-10 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस, उसी प्रीमियम में मुझे आज 3 गुना ज़्यादा सम अश्योर्ड मिल रहा है, पर जो चीज़ें पहले नहीं मिलती थी उसकी ज़्यादा मुझे चीज़ें मिल रही हैं। कॉस्ट ज़रूर बढ़ा है और इसको कम करने का तरीका एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम इनक्रेज करें, एक पार्टनरशिप की तरह काम करें। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन द हॉस्पिटल्स, बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, बिटवीन द कस्टमर, क्योंकि आपने पहले पूछा कि क्लेम बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ क्लेम्स। सो क्लेम बढ़ने की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हम ओवरऑल कवरेज कैसे बढ़ाएं। अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो द प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स विल बी मच लेसर, और ये जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। चलिए मैम, आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ बीमा को लेकर के ही मेरा अगला सवाल होगा कि क्या यहाँ पर आपको लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है, एक नए रेगुलेटर की आवश्यकता है क्या? बीमा से अलग, जैसे ओवरऑल बीमा के लिए सिर्फ एक रेगुलेटर और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक आपको लगता है रेगुलेटर की आवश्यकता होनी चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इंश्योरेंस रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें हेल्थ केयर की रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडस्ट्री ने ये मांग भी की है, जैसा कि मैंने बताया है कि मेडिकल इन्फ्लेशन का कॉस्ट इतना है कि वो प्रीमियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए रेगुलेशन के लिए IRDA है और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन उनका फॉरमोस्ट एजेंडा है। अगर आप देखें आज वो मैंडेट करते हैं कि आप लोग सब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे आगे, हम आ जाते हैं। मैंडेट करते हैं हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पे आप आ जाओगे, हम आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा साइड है, जो द इंटायर प्रोवाइडर नेटवर्क जो हम बोलते हैं, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, उनको लाने की ज़रूरत है और उनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड रही है। एंड दिस टाइम DFS ने भी रेज किया है, सो होपफुली कुछ हो। तो मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटर नहीं, हेल्थ केयर रेगुलेटर की जरूरत है। 30 सेकंड बाकी हैं सर, लास्ट कमेंट आपसे, और ये कमेंट ये है कि इरडा कह रही है कि 47 तक हो जाएगा
और सरकार कह रही है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, तो जो लोगों को सपोर्ट मिलता था टैक्स छूट का वो नहीं मिल रहा है। कोई कंट्राडिक्शन है? बहुत संक्षेप में। देखिए सर, ये चॉइस गवर्नमेंट ने हमारे और आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, करेक्ट। आज आपकी इनकम अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों की इनकम अलग अलग है, तो ये एडवांटेज आपको तय करना है एज एन इंडिविजुअल कि मुझे बेनिफिट कहाँ ज़्यादा है। एक तरफ से गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम पे एनकरेज जरूर कर रही है जी, पर दूसरी तरफ से दे आर नॉट शटिंग डाउन द ओल्ड टैक्स रिजीम। देयर आर पीपल हु स्टिल बिलीव दैट मेरा इनकम टैक्स बच जाएगा अगर मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूँ, मेरा ATC के अंदर पैसा बच जाएगा। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू एंड आवर वर्क विद द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली ऑन। हम गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट को देना जरूरी है। बिल्कुल, चाहे वो GST में कम करना हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको एक कंपलसरी कुछ स्कीम लानी हो, या उसका टैक्स बेनिफिट देना हो, आई थिंक ये जरूरी है। मैम सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस विषय में बातचीत करने के लिए। तो आज की बात का जो लब्बो लुआब निकल के आया वो ये कि अगर हमें इस लक्ष्य को पाना है, समय से पहले पाना है, तो सरकार को, इंडस्ट्री को और हमारी जो जागरूकता हम लोग मनी 9 के माध्यम से कर रहे हैं कि बीमा वाकई में सबके लिए ज़रूरी है, जिस तरह से कोविड और तमाम चीज़ें हमने हाल फिलहाल में देखी हैं। तो अगर सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य जल्द प्राप्त होगा। धन्यवाद आप सभी का। तो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे विपुल। थैंक्स विपुल आपका, और सभी पैनलिस्ट का भी बहुत धन्यवाद।